जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से गुरुकुल भारत में। जैसा कि हमने दूसरी क्लास में पढ़ा कि मेवाड़ में राजा गोहिल ने अपनी सत्ता स्थापित करी, और उसी क्लास में अपन बात करें तीसरी क्लास को कनेक्ट करने के लिए, तो नागभट्ट सेकंड को अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो, राजा गोहिल की अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो राजा गोहिल कौन था। राजा गोहिल ने भीलों की सहायता ली। अब भीलों ने सहायता किस कंडीशन पर की? भीलों ने एक ही कंडीशन पर सहायता करी उसकी, मेवाड़ को जीतने के लिए, कि हम आपको जिंदगी भर यानी कि हमारे वंशज आपको कभी भी कर नहीं देंगे, यानी कि मेवाड़ का जो राजा होगा उसे कर नहीं देंगे। लेकिन नागभट्ट सेकंड ने अपनी औकात दिखा दी और भीलों को भीलों से कर लेना प्रारंभ कर दिया। अब भीलों ने कहा कब भाई तका बाप दादा तो केर गया, बाप की सोगन खार गया, कब भाई थन तका बाप की सोगन है अगर ते कर ले लियो तो, लेकिन फिर भी थे कर ले वो प्रारंभ कर दियो। तो नागभट्ट सेकंड क्यों तू यहाँ करी मन कर चाहे जाइए, मन तो लेनी है ही कर देखियो, फिर भील क्यों भाई अजय कर ले मन और तो कहीं। तो जैसे नागभट्ट वहाँ पहुँचा तो भीलों और नागभट्ट के मध्य लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में नागभट्ट सेकंड मारा गया। ठीक है, जैसे ही नागभट्ट सेकंड मारा गया तो नागभट्ट का पुत्र था बप्पा रावल, यानी कि कालभोज। लिख देता हूँ, कालभोज। कालभोज नागभट्ट सेकंड का पुत्र था। तो नागभट्ट के कारण बप्पा रावल को या कालभोज को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन अब कहानी शुरू होती है बप्पा रावल की। अब वहाँ से बचाकर जो कमलावती थी बड़नगर जाति की, कमलावती थी, उनके वंशजों के पास इसे बप्पा रावल को लाया गया बचाने के लिए, और बिल्कुल बचा भी। अब इसकी कहानी पूरी सुनते कि बप्पा रावल कौन था। बप्पा रावल हमने देखा नागभट्ट सेकंड का पुत्र था। अब बप्पा रावल बचने के लिए वहाँ से चलकर, यानी कि जहाँ नागभट्ट सेकंड रहता था वहाँ से चलकर उसे लाया गया कमलावती के वंशजों के पास और उन्हें सुरक्षित किया गया। लेकिन पहल तो उसे कमलावती की वंशजों के द्वारा भांडेर के किले में रखा गया, भांडेर के किले में, और फिर उसे नागदा लाया गया। ठीक है, पहले भांडेर के किले में, फिर नागदा लाया गया। अब देखो, नागदा लाने के तत्पश्चात वो वहाँ यानी कि कालभोज वहाँ पर गायें चराने लगा, और गायें चराते समय उसे एक पाशुपात संप्रदाय के एक ऋषि हुआ करते थे, हरित ऋषि से उसकी मुलाकात हुई। ठीक है, किसी कालभोज की। अभी फिलहाल इसका नाम कालभोज है या मालभोज है। ठीक है, बप्पा रावल कहाँ पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। हरित ऋषि से मुलाकात होने के बाद वो हरित ऋषि की भी गायें चराने लगा, और गायें चराते चराते एक दिन ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर बड़ी एक अपन यूँ कहे कहावतें हैं लोगों की। एक गाय थी, वो एक स्थान पर आकर खड़ी हो गई। स्थान पर खड़ी होते ही उसका दूध झरने लगा। जिस स्थान से दूध झरा तो उस स्थान को एक बार खोद कर देखा गया तो वहाँ शिवलिंग निकला, यानी कि महाकाल का शिवलिंग। इसे महाकाल का भक्त भी कहते हैं बप्पा रावल को। जिस स्थान पर शिवलिंग निकला उस स्थान पर आज ऐसा कहा जाता है, स्रोतों की माने तो आज ऐसा कहा जाता है कि उस शिवलिंग के स्थान पर आज एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, हरित ऋषि ने उसे कई सारे वरदान भी दिए, और जाते जाते हरित ऋषि ने ऐसा कहा कि मैं इस दिन जाऊंगा यहाँ से और तू मुझे मिलने आना। तो वो कालभोज जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए, और लेट होने के पश्चात जब वो हरित ऋषि जा रहे थे अपने यान में,
तो अपने शरीर के आकार को उसने 5 से 7 गुना तक बढ़ा लिया था। यानी कि कालभोज ने अपने शरीर को लंबा और बड़ा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब वहाँ हरित ऋषि के पास पहुँच नहीं सके, थोड़ी सी दूरी रह गए। अब ऐसा कहा जाता है कि हरित ऋषि ने अपने मुंह का जो पान था वो उसे कालभोज को देना चाहा, लेकिन वो उसके मुंह में ना गिर के, यानी कि कालभोज के मुंह में ना गिर के उसके पैरों में गिर गया। अगर वो उसके मुंह में चला जाता तो वो अमर हो जाता कालभोज। लेकिन ऐसी कहावत है। देखो अब बात करते हैं वो जो उसका पीक था, यानी कि यार कहने का सीधा अर्थ यही है, जो पान का पीक था वो उसके पैरों में गिरा, फिर भी उसे मतलब ऐसा वरदान मिला कि जाओ तुम्हें 734 ईस्वी में मेवाड़ पर मौर्यों का शासन हुआ करता था, मौर्यों का, जिसमें मान मौर्य राजा हुआ करता था। अब मान मौर्य को पराजित करने का उसे वरदान मिल गया। बड़ी तपस्या करने के तत्पश्चात एक अपने कालभोज थे ना, उन्होंने तपस्या करी महाकाल की, तो उन्हें आशीर्वाद मिला कि तुम जाओ और मेवाड़ को फतेह करो। उसी आशीर्वाद को लेकर हरित ऋषि ने भी एक आशीर्वाद दिया कि जाओ उस स्थान पर जाओ और सोने की मोहरें गड़ी हुई है वहाँ पर, और वहाँ से लेकर आओ और अपनी सेना तैयार करो और जाकर मान मौर्य को ख़त्म करो। जैसे ही हरित ऋषि वहाँ से गए तो कालभोज लगे अपने काम में और मान मौर्य को परास्त कर दिया। और 734 ईस्वी में मेवाड़ में अपनी सत्ता कायम करी। एक कहानी तो ये। अब दूसरी कहानी इसी से संबंध रखती है थोड़ी सी, जो कि आजकल की जो पुस्तकें हैं उनमें नहीं मिलती, अन्य स्रोतों से मैंने कहीं से प्राप्त करी है। अब देखो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कालभोज था वो 35 हाथ की तो धोती पहनता था, 32 मण का खड़ग था उसका, खड़ग यानी कि भाला। 32 मण की अपन बात करें तो 20 गुना 32 यानी कि 640 केजी का तो उसका भाला हुआ करता था। ठीक है, इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाई। सोने के सिक्के जो कि एक सांबर में एक व्यक्ति है उसके पास संरक्षित है आज भी एक सिक्का। उस सोने के सिक्के का अपन अगर वजन देखें तो 115 ग्रेन बताया जाता है, 115 ग्रेन। तत्पश्चात उसने तांबे के सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के चलवाए जो कि 27.5 रत्ती का था, 27.5 रत्ती का था तांबे का सिक्का। ये पूरी जानकारी तो अपने जो गोपीनाथ शर्मा उसकी किताब से मिलती है, राजस्थान का इतिहास। अब दूसरी अपन अगर चर्चा करें इसकी तो उसके बारे में बताया जाता है कि जब 712 ईस्वी में, देखो ये घटना थोड़ी सी मैं इसकी चर्चा करूंगा क्योंकि ये जो पूरी घटना है इसके बताने में अपन एक प्रकार से विषय से भटक भी जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा लग जाए। तो इससे अगर आप थोड़ी सी चर्चा को अगर विस्तृत में जानना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे वीडियो पर जा सकते हो जिसका नाम बप्पा रावल रखा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 712 ईस्वी की। 712 ईस्वी में खलीफा ने, ठीक है, खलीफा ने जो कि अपने अरब देशों के महाराजा धीराज हुआ करते थे, खलीफा, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा, यहाँ बलूचिस्तान और सिंध, ये सिंध का प्रदेश था, ये इतना सिंध और बलूचिस्तान, इन दोनों को जीत लिया और सिंध में गायों को मारना प्रारंभ कर दिया, हिंदुओं को निष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ से ऐसा बताया जाता है कि सिंध से एक छोटी सी टुकड़ी भागकर आई मेवाड़।
मेवाड़ में आने के बाद काल भोज के पास आई, तो ऐसा बताया जाता है कि काल भोज को उसने पूरी की पूरी कहानी बताई और उसी वक्त काल भोज ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई शासक हमारी प्रभु सत्ता को हासिल कर ले तो इससे तो केवल राजपूत का सर झुकता है, लेकिन अगर कोई हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट करे तो इससे हमारी नाक कट जाती है। और हर हर महादेव की ललकार के साथ बप्पा रावल ने 712 ईस्वी में बप्पा रावल ने पूरे अखंड भारत के सभी राजाओं को एकजुट करके पूरी सेना के साथ टूट पड़े सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा, वहाँ से चला पानी के रास्ते अरबी हजाज के पास पहुँच गया, बचाव करके अपना मोहम्मद बिन कासिम अपना बचाव करके अरबी हजाज के पास पहुँच गया। तो अरबी हजाज ने और उसी के साथ बप्पा रावल ने सिंध पर भगवा लहरा दिया। तत्पश्चात 735 ईस्वी में अरबी हजाज ने दो तरफा आक्रमण किया, एक तो राजस्थान की ओर से और दूसरा मेवाड़ की ओर से। मेवाड़ की ओर से इसका सामना कर रहे थे खुद बप्पा रावल और राजस्थान के जैसलमेर की ओर से कर रहे थे नागभट्ट प्रथम और विक्रमादित्य सेकंड, जो कि चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे। वो दोनों तरफ से अपना बचाव कर रहे थे और इनका सामना कर रहे थे। तो उसी वक्त उन्होंने इन सब को ख़त्म कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम वापस भाग गया और सिंध के बाद यहाँ से सिंध के बाद जो बप्पा रावल थे वो पहुँचे सिंध में परचम ले लेने के बाद। रोके एक बार। तो हमने देखा कि बप्पा रावल की जो पूरी सेना थी वो सिंध में परचम लहराने के बाद वहाँ से चली जुनेद के पास। 735 ईस्वी में जुनेद के पास पहुँची अरब में जाकर जुनेद को ख़त्म कर दिया और वहाँ से चली जुनेद के बाद अरब से निकलकर वापस गजनी की ओर चल पड़ी। गजनी में सलीम उल रहमान का शासन हुआ करता था, तो सलीम भी वहाँ मारा गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे अखंड भारत में बप्पा रावल के अलावा कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो भारत को एक गलत नज़र से देख सके। और उसके बाद इसका खौफ देखिए आप कि 400 सालों तक, लगभग 400 सालों तक अखंड भारत पर किसी भी आक्रमणकारी ने आंख तक नहीं उठाई। ऐसा था बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल के बाद में अपन बात करते हैं इसके बप्पा रावल की वो किसने या किस प्रकार की उपाधि दी। सीवी वेद एक इतिहासकार हुए, उन्होंने चांसलर मार्टल की उपाधि दी बप्पा रावल को। और ये जो बप्पा रावल है ये उपाधि दी, ऐसा बताया जाता है कि बप्पा रावल को या काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि उनके ऋषि यानी कि उनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी जुनेद को मारने के लिए। जुनेद को मारने के लिए। ठीक है, मारने के बाद अब बात करते हैं बप्पा रावल। अब बप्पा रावल की आपने उपाधि देख ली चांसलर मार्टल। अब बप्पा रावल के नाम से एक पाकिस्तान में रावलपिंडी नामक स्थान है, वो भी बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक, अपन ने पूरी कहानी पढ़ी, अच्छे से देखी। और ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो घटना हुई थी ना, उसके बाद मुसलमानों ने बप्पा रावल के साथ अपनी पुत्रियों और बहनों का विवाह करना प्रारंभ कर दिया, डर से का कहीं अगर अपन ने कुछ ऐसा नहीं किया तो बप्पा रावल के हाथों से हमें कोई नहीं बचा सकता। बहुत सी पत्नियां थी, मुस्लिम पत्नियां, डर से। क्या बात है बप्पा रावल की। अगर आपको ये वाली पूरी कहानी जाननी है तो आप हमारा दूसरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम अपने विषय से भटक जाएंगे। ये हमने किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की है, छोटी सी कहानी हमने आपको बताई है। इसके बाद में बात करते हैं तो बप्पा रावल ने
सोने के सिक्के चलवा दिए, उनको उपाधि दी चांसलर मार्टल की। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो चित्रकूट था यानी कि चित्तौड़गढ़ के बारे में अपन बताया जाता है कि 3री सदी में चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट दुर्ग को बनवाया। जैसे चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, उसका नाम था चित्रकूट, लेकिन बाद में तत्पश्चात कुछ समय बाद चित्तौड़गढ़ उसका नाम कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं बप्पा रावल के बाद के शासक की। ठीक है, तो उसकी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा आप। BHANSS भंस, यह है बप्पा रावल के बाद के शासकों की लिस्ट। छोटा सा है भंस। भंस से आप याद रखिएगा भद्रवट, सेकंड। ए से आप याद रखिएगा अलहट। ठीक है, नए से आप नरवाहन को याद रखिएगा, नरवाहन। ठीक है, इससे सालीवान और इससे शक्ति कुमार। ठीक है, अब अपन भद्रवट सेकंड की बात करते हैं। तो भद्रवट यानी कि भद्र र आ रहा है, तो र से आप याद कर लीजिए राष्ट्रकूट की राजकुमारी थी महालक्ष्मी देवी। भद्रवट सेकंड ने राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी देवी से विवाह किया। ठीक है, इसकी कहानी इतनी सी है। और भद्रवट सेकंड को ऐसा कहा जाता है कि तीनों लोगों का तिलक महाराजाधिराज ये 2 इसकी उपाधियां थी मुख्य। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं आलू रावल की। तो आलू रावल यानी कि अलहट की अपन बात करते हैं। तो अलहट को ख्यातों में आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है, आलू रावल। ठीक है, आलू रावल के बारे में अपन बात करते हैं। तो आलू ऊ की मात्रा आ रही है, तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया इन्होंने। किसने? अलहट ने। ऐसा बताया जाता है कि हरिया देवी हूण राजकुमारी थी यानी कि विदेश की थी। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल वेडिंग ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय विवाह गांठ। ठीक, राजस्थान में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला अलहट था। और इसी ने अपन यूँ याद रख सकते हैं कि नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही का गठन किस प्रकार किया? का हरिया देवी थी, विदेश की थी, कामकाज कुछ आता नहीं था, तो अलहट को बोला आलू जी आप ऐसा क्या करते हैं यार, मेरे से तो काम हो नहीं रहा है, आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ कामगारों को रख लीजिए, नौकरों को रख लीजिए, नौकर चाकर रख लीजिए। इसीलिए इसको अपन देखें तो नौकरशाही का गठन आलू रावल के शासनकाल में हुआ। ठीक है, क्लियर। अब अलहट के नाम से अगर अपन देखें तो आहड़ को देख सकते हैं, यानी कि नागदा के बाद मेवाड़ की राजधानी आहड़ को बनाया गया। किसके द्वारा? अलहड़ के द्वारा। ठीक है, सॉरी। नरवाहन की बात करते हैं। नरवाहन ने चौहान राजा जय की पुत्री से वैवाहिक संबंध स्थापित करे। ठीक है, इनके बारे में इतना ही इतिहास मिलता है। अब बात करते हैं सालीवान की।
शालिवाहन के बारे में कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो अपन इसके बारे में कोई प्रकार की जानकारी नहीं बता सकते। रही बात शक्ति कुमार की, तो शक्ति कुमार का पुत्र बताया जाता है, ठीक है, शालिवाहन का पुत्र बताया जाता है शक्ति कुमार को। अब शक्ति कुमार देखिए, आप नाम से देखिए शक्ति कुमार, यानी कि बहुत ही धुरंधर शासक हुआ था शक्ति कुमार। अब शक्ति कुमार की अपन बात करते हैं, तो शक्ति कुमार के बारे में ऐसा बताया जाता है कि शक्ति कुमार के शासन काल में, शक्ति कुमार के शासन काल में मालवा की ओर से मुंज परमार ने आक्रमण किया और राजधानी आहड़ को तहस नहस कर दिया। देखिए, अपन बात करते हैं शक्ति कुमार की। शक्ति कुमार के शासनकाल में ऐसा बताया जाता है कि मालवा की ओर से मुंज परमार ने आक्रमण किया और जो मेवाड़ की राजधानी थी आहड़, उसे तहस नहस कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मुंज परमार की। तो मुंज परमार ने आक्रमण किया 997 ईस्वी में, ठीक है, और मुंज परमार का एक छोटा भाई था सिंधुराज, ठीक है, और इसका पुत्र था भोज। सिंधुराज और भोज, इन दोनों ने मेवाड़ में रहते हुए, भोज ने मेवाड़ में रहते हुए भोजसर तालाब का निर्माण करवाया, और दूसरा, पहला भोजसर तालाब का निर्माण करवाया, भोजसर तालाब, और दूसरा इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है, जो कि आज मोक्कल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, मोक्कल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना कुछ शक्ति कुमार के बारे में बताया जाता है। तो आप सभी को पसंद आई होगी हमारी क्लास, जो हमने बप्पा रावल से लेकर और शक्ति कुमार तक का इतिहास बताया। अब ऐसा भी बताया जाता है कि राजा गोहिल से लेकर और शक्ति कुमार तक की जो वंशावली है, वो कर्नल जेम्स टोड के साथ ही चले गई थी। 1997 का जो एक शिलालेख था उनके पास, उसमें वो इनकी वंशावली थी, वो उन्हीं के साथ चले गए। और ऐसा बताया जाता है कि वो जब पानी के रास्ते अपने घर जा रहे थे, तो वो पानी में, मतलब वो जो बोट थी उसमें अधिक वजन होने के कारण उन्हें वो जो शिलालेख है उसे पानी में डालना पड़ा अपने खुद के बचाव के लिए, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो देखो, आपको अगर हमारे 3rd क्लास जो कि बप्पा रावल से लेकर शक्ति कुमार तक थी, वो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।